हमारे बाद मंच पर बैठे नरेंद्र सिंह तोमर जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो पूरे इस सम्मेलन के अंदर बड़े सक्रिय रूप से व्यस्त हैं, अनुराग ठाकुर जी, राहुल जी, सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सभी युवा कार्यकर्ता हैं जो यहां पर मौजूद हैं, आप सबको नमस्कार, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपको देखकर फख्र होता है और फख्र इसलिए होता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं पुनः सेना के अंदर चला गया हूं, क्योंकि हमारी सेना के अंदर जब युवा आता है, चाहे वो सिपाही के रूप में हो, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, उसके अंदर एक ही भावना होती है कि उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। और आपके अंदर भी एक ही भावना है कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और इसलिए एक लगाव है युवाओं के साथ, युवा शक्ति के साथ। आज हमारा देश एक युवा देश बोला जाता है और आप सब इस देश के भावी निर्माता हैं, भावी कर्णधार हैं, देश को आगे ले जाने वाले हैं। और इसीलिए मैं अनुराग जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें सभी पार्टी के युवा आकर भाग ले सकें और यहां से कुछ ले जा सकें अपने साथ, जिससे कि देश को आगे ले जाने के अंदर सहायता मिले। मैं विदेश नीति के बारे में तो बोलूंगा, लेकिन क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं इसलिए कुछ युवाओं की बात करनी जरूरी है। देखिए, कई बार सुनाई देता है और खासकर उन दलों से जो हमारे विपक्ष में हैं, वो हमारे युवाओं को, पार्टी के युवाओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवाओं को कुछ न कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं जानता हूं जितना अनुशासन और जितना राष्ट्र के लिए प्रेम हमारे पार्टी के युवाओं में है और किसी के अंदर नहीं है। अगर आपको याद होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशैली को देखते हुए, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, खुद प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको गणतंत्र परेड के अंदर शामिल किया था। लोग बाग इस चीज को भूल गए, लोग बाग इस चीज को भूल गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना काम किया था। और आज जब आप सब लोग काम कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आने वाले युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करें। बाकी जो युवा भटक गया है दूसरी पार्टियों के दुष्प्रचार से, उनको सही रास्ते पे लाने का काम करें। आज अखबार जब देखा सुबह तो पता चला कि एक हमारा देश का युवा, जिन्होंने, जो कि जेएनयू के छात्र नेता हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए अफजल गुरु नहीं बल्कि रोहित लीडर हैं, मेरे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने अपने मन में कहा कि रोहित ने भी तो याकूब मेनन के लिए एक गोष्ठी करवाई थी। क्या हम उन्हीं लोगों के कदमों पे चलना चाहते हैं जो देश के तोड़ने वालों के साथ हैं? क्या हम उन लोगों के साथ चलना चाहते हैं जो देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं?
क्या हम उन लोगों के साथ चलना चाहते हैं जो इस देश को गाली देते हैं? निश्चय आपने करना है। मैं सोचता हूं कि हमारा युवा, खासकर आप, वो हैं जो देश को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। आप वो हैं जो देश को आगे लेकर जाएंगे, देश को उन्नति की राह पर लेकर जाएंगे, देश को पीछे नहीं खींचेंगे। और आप वो हैं जो अपनी देश को, अपनी मां को गाली नहीं देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके सामने नतमस्तक होकर उसके लिए काम करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो कुछ मत बोलिएगा, लेकिन अगर मैं सही हूं तो हाथ उठाइएगा। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। धन्यवाद। अब हम आते हैं कि हमको करना क्या है युवा के तौर पर। आज जब विघटनकारी शक्तियां देश के अंदर हैं, खासकर वो राजनीतिक दल जिनको विजय नहीं मिली, जिनको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, तो आपका और हमारा काम है कि हम देश में हर नौजवान को, हर युवा को, हर देश के सिपाही को, हर देश के नागरिक को ये बताएं कि देश को कैसे आगे लेकर चलना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें देश के सामने रखी हैं, बहुत सारी योजनाएं रखी हैं। उन योजनाओं को लेकर देश को जोड़िए, देश को आगे लेकर चलिए। फिर देखिए, आप खुद इस अगुवाई के अंदर सबसे आगे दिखाई देंगे, लोग बाग आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपको एक लीडरशिप का मौका मिलेगा। आपने जब यहां से जाएंगे, एक ऐसा संदेश लेकर जाना है कि कैसे हम अपने युवा मोर्चा को, कैसे हम अपनी पार्टी को और कैसे हम अपने देश को ज्यादा मजबूत कर सकें। और अगर इस चीज का संकल्प आप लेकर जाएंगे तो मानकर चलिए, आपके आगे कोई नहीं टिक सकता। एक का आपकी क्षमता जो है, उसके लिए आपको 4 लाइन बताता हूं एक कवि की। है विघ्न नहीं कोई जग में, है विघ्न नहीं कोई जग में, जो रोक सके आदमी को मग में। है विघ्न नहीं कोई जग में, जो रोक सके आदमी को मग में। थम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आपके अंदर तो इतनी ताकत है। अब मैं कुछ बातें विदेश नीति के बारे में बताता हूं आपको। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, हमारी विदेश नीति के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है संपर्क, दूसरा है संवाद और तीसरा है इनका परिणाम। संपर्क से मतलब है कि हमने अपने इस कार्यकाल के अंदर ज्यादा से ज्यादा देशों से, ज्यादा से ज्यादा दूसरे देश के नेताओं से, उनके ऐसे लोगों के साथ जो वहां पर उनके वैचारिक का चीजों के ऊपर असर डालते हैं, उनके साथ संपर्क भी रखा है, संवाद भी रखा है। तकरीबन इस दौरान 120 देशों के साथ या तो हमारे नेतागण वहां पर गए हैं, या उनके नेतागण हमारे देश में आए हैं, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही हो, हमने उन लोगों के साथ मिलाप किया है ताकि देश के संबंध सुधरें। और यही कारण है कि आज जहां पर भी कोई हमारा सरकार का नुमाइंदा जाता है, वहां के देश के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो यही कहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी को कहिए हमारे देश का भ्रमण करें, हमारे देश में आए, क्योंकि हमारे देश के लोग उनको देखना चाहते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था, कभी नहीं था ऐसा पहले कभी, कि
कि हमारे प्रधानमंत्री को हर देश चाहे कि वो वहां पर आए और लोगों के साथ बातचीत करें। ये है हमारी विदेश नीति का परिणाम, जिससे कि आज दुनिया हमारे देश को देखती है कि हमारा देश कहां पर है। आज दुनिया के सब देश कहते हैं कि भारत प्रगति की राह पर है। पहले कभी नहीं कहते थे, आज कहते हैं। आज दुनिया का हर देश कहता है कि हमको भारत के साथ व्यापार करना है, हमको भारत के साथ संबंध सुधारने हैं, हमको भारत के साथ वो सब कुछ करना है जिससे कि हमें भी उसकी मदद मिले और भारत के अंदर वो काम हो। ये हमारी ये जो 3 चीज जो मैंने बताई उसका परिणाम है। सबसे पहला काम जो हमारी सरकार ने किया वो था कि कैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधारें, और इस राह में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस देश के इतिहास में अपने पड़ोसी देश के जो राज्याध्यक्ष हैं, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर बुलाया और एक संदेश दिया उसके मार्फत कि देखिए, हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हम आपसे संबंध सुधारना चाहते हैं। और इसलिए उनके साथ संबंधों के अंदर एक गति मिली, हम आगे की तरफ बढ़े। और अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम हर देश को लेते हैं अपने जो हमारा पड़ोसी है, तो आप देखिए नेपाल में 15 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर भ्रमण किया। पहली बार 15 साल का अंतर था, कोई नहीं गया था प्रधानमंत्री 15 साल से। हमारे नेपाल के साथ संबंध अच्छे हुए हैं। अखबारों में कई चीजें निकलती हैं, कई चीजें डाली जाती हैं, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पे आपको कह रहा हूं कि नेपाल के साथ जिस तरीके से हमारे संबंध सुधरे हैं, पहले कभी नहीं सुधरे थे। आज हम नेपाल के साथ एक दीर्घकालीन विद्युत योजना के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ समझौता हुआ है ताकि हम उनको बिजली दे सकें और वो अपने नागरिकों को इसका फायदा पहुंचा सकें। ये चीज आज तक कहीं ना कहीं अटकी हुई थी, लेकिन अब जब संबंध सुधरे हैं तब जाकर ये चीज ठीक हुई है। इसी प्रकार जो हमने उनको एक राय दी कि अपने सब नागरिकों को लेकर चलिए। नेपाल के नेताओं ने इस राय को माना कि भारत सही बोल रहा है, हमको अपने सब लोगों को इकट्ठा होकर रखना है, और इसलिए उन्होंने कुछ अपने संविधान में बदलाव की चेष्टा की है ताकि वो सबको इसमें सम्मिलित कर सके। दूसरा देश हम लेते हैं भूटान। भूटान के साथ जिस प्रकार के हमारे संबंध हैं, जिस प्रकार हम भूटान की सहायता कर रहे हैं और जिस प्रकार भूटान हमारे ऊपर विश्वास करता है, शायद उससे पहले इतनी प्रगाढ़ता हमारे रिश्तों के अंदर नहीं थी। अब हम और आगे चलते हैं। हमारे पूर्व की तरफ म्यांमार है, बर्मा के नाम से जिसको हम पहले बोलते थे। म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते स्थिर थे, कोई उसमें बदलाव नहीं था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक गति मिली है इन रिश्तों को, और आज म्यांमार के साथ हमारे संबंध इतने सुधरे हैं कि हम जो हमारे एक संपर्क के लिए जो हम सड़क बनाना चाहते हैं, उसके अंदर हमको मदद मिल रही है। और हम अपनी जिसको हम एक्ट ईस्ट नीति बोलते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसके तहत हम म्यांमार के साथ कई चीजों के ऊपर समझौता कर चुके हैं, कई अच्छे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हुए हैं, और जो जमीन को लेकर
जो एक समझौता हुआ है वो अपने आप के अंदर ऐतिहासिक है। आज अगर आप बांग्लादेश के अंदर जाएं तो वो लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, भारत के साथ चलने का संकल्प करते हैं और भारत के साथ हर चीज को बढ़ाने का संकल्प करते हैं। मेरे ख्याल से इतिहास में जब से बांग्लादेश बना है, और क्योंकि मैं बांग्लादेश के बनाने की लड़ाई में शामिल था, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि इससे अच्छा संबंध पहले कभी नहीं हुआ है। इसके बाद हम लेते हैं श्रीलंका। आपको पता है बीच में श्रीलंका के साथ हमारे रिश्तों के अंदर कुछ खटास थी। आज वो खटास मिट चुकी है और हमारे रिश्तों के अंदर व्यापारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आम जनता के आवागमन के तौर पर जो सुदृढ़ता आई है, उसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। इन पड़ोसियों के अलावा हमने, हमारा एक बहुत बड़ा जो पड़ोसी है चीन, उसके साथ भी रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की है। आपको पता है कि हमारे और चीन के बीच में एक सीमा विवाद है, एक जटिल समस्या है जिसका आसान हल नहीं है, और इसलिए हमने जो रिश्ते अपने रखे हैं वो इस चीज से आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक व्यक्तिगत तौर पर एक जो अपनी यात्रा के दौरान, चीन की यात्रा के दौरान और चीन के राष्ट्रपति की यात्रा जब यहां पर हुई उसके दौरान जो एक व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं, उससे दोनों देशों के अंदर बहुत अच्छा सुधार हुआ है रिश्तों के अंदर। आज व्यापार के लिहाज से चीन भारत के अंदर 2 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है ताकि मेक इन इंडिया के अंदर वो हिस्सा ले सके। हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ा है और हमें आशा है कि जो विश्वसनीयता की कमी थी हम दोनों के बीच में, उसको पाटने के अंदर कुछ मदद मिली। इसी तरीके से अगर हम पूर्व की तरफ और चले जाएं, जितने भी देश हैं, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे लाओस हो, इन सब देशों के साथ हमारे रिश्तों को एक नई दिशा मिली है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरे बड़े देशों को लेते हैं, अमेरिका के साथ जिस प्रकार से हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं उतने पहले कभी नहीं थे। दोनों के बीच में कुछ विश्वास की कमी थी, लेकिन जिस प्रकार वहां के राष्ट्रपति पिछले वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस पर आए, शायद पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपनी व्यक्तिगत संबंध कायम किए, जिस प्रकार से उनको देखा जाता है वैसा कभी इतिहास के अंदर नहीं हुआ है। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा जापान भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाने के लिए उत्सुक है क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर विश्वास है। उन्होंने मोदी जी को यह कहा। पहले कभी सुना आपने ऐसा? तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के अगुवा, एक सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो विश्वास है, जो उनकी नीति है उसके ऊपर जो विश्वास है, उससे दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ये सोचते हैं कि हम इस विश्वास के सहारे जो कुछ भी हमारे भारत के अंदर करेंगे उससे उनको भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, जर्मनी के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, और इसके अलावा एक और चीज हमारी विदेश नीति के अंदर हुई है। हमने अपने नागरिकों को एक संदेश दिया है कि अगर आप कहीं पर भी हो पूरी दुनिया में, हम आपकी रक्षा के लिए, हम आपकी सहायता के लिए
हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। अभी भी आपने देखा होगा, जब भी कोई फंसता है किसी कारण, जब भी कोई मुश्किल में पड़ता है, सरकार के तौर पर हमने ट्विटर, सोशल मीडिया का कोई भी चीज हर तरीके से खोलकर रखा है, ताकि कोई भी अगर हमको संदेश मिले तो विदेश मंत्रालय उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। हमारी सरकार के आने के बाद हमने पहले लीबिया से लोगों को निकाला, उसके बाद इराक से लोगों को निकाला। हालांकि हमारे 40 लोग अभी वहां पे फंसे हुए हैं, लेकिन हम उनकी कुशलता के लिए, उनको ठीक से निकालने के लिए लगे हुए हैं, जिनका मैं यहां पे जिक्र नहीं कर सकता। और इसके बाद जब यमन के अंदर हमारे नागरिक फंसे तो सरकार ने एक फैसला किया कि कोई वहां पर जाकर उनको निकालने की चेष्टा करे। और इस सिलसिले में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये मौका दिया गया। सेना का अनुभव था तो कुछ करने के अंदर आसानी हुई, क्योंकि जिस तरीके से हम सेना में काम करते हैं उस तरीके से उस काम को करने की कोशिश की और 4,700 से ज्यादा भारतीय और तकरीबन 2,040 देशों के लोगों को वहां से सफलतापूर्वक निकाल सके। भाइयों और बहनों, किसी भी काम को करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली, उस काम को करने के लिए आपके मन में एक निश्चय होना चाहिए, और दूसरा, उस निश्चय के साथ आपके मन के अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको उस काम के अंदर बिल्कुल दबाए रखे, ताकि आप उस काम को, सिर्फ उस काम को देखें अर्जुन की तरह और उसको निकालने के लिए, उसको ठीक करने की कोशिश करें। जिस दिन ये दो चीज मिल जाती हैं उस दिन वो काम सफल होता है, और इसीलिए हम यमन के ऑपरेशन राहत को सफल कर पाए। विदेश नीति के अंदर आज की तारीख में जिस प्रकार से भारत का व्यापार बढ़ा है, जिस प्रकार से हमारी जो योजनाएं हैं मेक इन इंडिया, उनको बढ़ावा मिला है, जिस प्रकार से उन देशों में जहां वर्षों से कोई नहीं गया था वहां पर हमको मदद मिली है, वो सिर्फ इसलिए हो पाया है कि हमने विदेश नीति को दूसरे तरीके से देखा है, ना कि उस तरीके से जैसे पिछले 60 साल से लोग देखते आए। और आज की विदेश नीति के कारण भारत की जो साख बढ़ी है बाकी देशों में, वो पहले कभी नहीं थी। एक और आपको उदाहरण देता हूं। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में है, उनसे हम तेल लेते हैं। हमारी ऑयल कंपनीज वहां पर तेल निकालती है, क्रूड निकालती है, जो यहां पर आकर प्रोसेस होता है। हमारी वहां पर कुछ दिक्कतें चल रही थी। हमारा वहां पर कोई भी मंत्री बहुत सालों से नहीं गया था, और एक ऐसी विचारधारा थी कि वेनेजुएला के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमको जो हम क्रूड निकालते हैं उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है, और बड़ी दिक्कतें, एक नकारात्मक एक वातावरण था। मैं वहां पर गया, मैंने अपनी सरकार की, अपने प्रधानमंत्री की चीजें बताई उनके नेताओं को, उनके साथ जब बातचीत हुई, और आपको विश्वास नहीं होगा, 2 दिन के अंदर तेल की सारी समस्याएं ठीक हो गई। 2 दिन के अंदर तेल की सारी समस्याएं ठीक हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति भारत में आना चाहते हैं ताकि वो देखें कि भारत के अंदर क्या बदलाव आया है। ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार किसी भी देश के अंदर जहां पर भी हमारे लोग गए हैं, जहां पर भी हमारे विदेश मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री या और कोई मंत्री गया है, उनको एक सकारात्मक
वातावरण तैयार करने के अंदर ज्यादा समय नहीं लगा है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत लोग दुष्प्रचार करते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं, सिर्फ नकारात्मकता के। आपकी पार्टी, आपकी सरकार एक बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है, देश को हर प्रकार से आगे ले जाने के तरीके से चल रही है और कोशिश है कि हमारा युवा हमारे देश को और आगे लेकर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि आप भारत को और आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।